हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो 12th के लिए है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली है क्या, उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप इमेजिन करिए कि एक पाइप से आप क्या कर रहे हो, पानी भर रहे हो आप बकेट के अंदर। ठीक है, कर लिया। आपने देखा जो बकेट के अंदर पानी की क्वांटिटी होगी, वाटर की जो क्वांटिटी होगी, वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है भाई? एक तो वाटर की इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है, यानी पर सेकेंड वाटर निकल कितना रहा है आपके फेस से। ठीक है, और दूसरी बात किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी जो पाइप है उसका एरिया कितना है। ध्यान से समझिए, जो बकेट के अंदर पानी इकट्ठा होगा वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा सर? वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक चीज़ क्या? एक तो है सर वाटर की इंटेंसिटी। क्या है? वाटर की इंटेंसिटी। ठीक है, कि पर सेकंड कितना पानी उस फेस से बाहर आ रहा है। और साथ ही साथ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एरिया ऑफ पाइप। जो पाइप का जो फेस होगा उसका एरिया कितना है। अगर एरिया कम होगा तो कम पानी आएगा बकेट के अंदर, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पानी आएगा। इसी तरह अगर इंटेंसिटी, अगर पर सेकंड वाटर आपका बाहर कम निकल रहा होगा उस पाइप से, ठीक है, तो आपकी बकेट में कम पानी आएगा। अगर इंटेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो आपका बकेट में ज़्यादा पानी इकट्ठा होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके, अब बात देखिए ध्यान से। अगर पानी जब पाइप से बाहर आ रहा था उसकी एक डेफिनेट डायरेक्शन है, ठीक है, अगर और साथ ही साथ उसका क्या है? मैग्नीट्यूड भी है। अब वाटर के पास मैग्नीट्यूड भी हो गया और साथ ही साथ उसके पास क्या होगी? डायरेक्शन भी होगी। तो उस टाइम पे जो वाटर है, पाइप के अंदर जो वाटर है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब वो वाटर बकेट के अंदर भर जाएगा, ठीक है, अब उसके पास क्या होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन तो है नहीं, चारों तरफ फैला हुआ है बकेट के अंदर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? अब बकेट के अंदर जो पानी भर दिया है हमने, वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ध्यान से समझिए, वाटर एक टाइम पे वेक्टर क्वांटिटी था जब वो पाइप के अंदर था, ठीक है ना, और एक टाइम पे क्या हो गया? वो स्केलर क्वांटिटी बन गया। ठीक है, अब यही चीज, यही एग्जाम्पल हम किस में लेके आ सकते हैं? इसको कैसे समझ सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इससे हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड किसी टाइम पे आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा और किसी टाइम पे वो जब इकट्ठा हो जाएगा कहीं पे, तो हम कहेंगे कि ये क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी बन गया। ये थोड़ा अटपटा लग रहा है आपको समझने में कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आप समझेंगे, सब आपको समझ में आ जाएगा आराम आराम से। तो ठीक, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी ही है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी ही है। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करते आ रहे हैं सर वेक्टर क्वांटिटी में, आप कैसे कह सकते हो कि ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी बन गई। ठीक है, काम करिए, कोई भी एक प्लास्टिक का टुकड़ा ले लीजिए, उसको क्या कीजिए? रब कीजिए। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। अगर कोई बॉडी चार्ज है तो उसके रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड आपको क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलेगी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो रेडियली आउटवर्ड मिल जाएगी और नेगेटिवली चार्ज होगा तो रेडियली इनवर्ड, यानी बेसिकली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेगी। ठीक है, अब देखिए, जब मैंने इसको चार्ज किया, देखा ऐसे लगा के, मैंने देखा कि इस हाथ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। मैंने देखा कि 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं इस हाथ पे, इसकी वजह से। ठीक है, ओके, अब मैं क्या लेके आया? एक बड़ी क्वांटिटी लेके आया, मान लीजिए एक बुक लेके आया। अब यही चार्ज बॉडी थी, मैंने कहा कि उस बुक पे, उस पूरी बुक पे अब कितनी लाइंस आ रही हैं? अब आ रही है सर 50 लाइंस। पहले से क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई हैं, कभी तो इस एरिया पे देख रहे हैं, कभी हम इससे बड़े वाले एरिया पे देख रहे हैं, यही जो लाइंस होगी ना, ये क्वांटिटी कितनी लाइंस आई है, यही क्या होगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जब आपका एरिया छोटा था तो आपको इस एरिया के साथ कम लाइंस देखने को मिल रही थी। जब आपका एरिया क्या हो गया? बड़ा हो गया, तो आपको इसी सेम बॉडी की वजह से ज्यादा लाइंस देखने को मिल रही थी उस एरिया के लिए। तो ये जो नंबर ऑफ लाइंस हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पहले इस फेस पे
हमने क्या किया, एक्सपीरियंस किया, फिर बड़े वाले फेस पे यानी कि बुक पे एक्सपीरियंस किया। तो यही जो नंबर ऑफ लाइंस है ना, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इन्हीं को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये सिर्फ नंबर है भाई, इलेक्ट्रिक लाइन तो चारों तरफ होगी, हमने तो सिर्फ इसको इधर एक्सपीरियंस किया है। ये जो नंबर ऑफ लाइंस है ना इस टाइम पे, इन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी या नहीं होगी, समझ में आ गया। तो आपको एक बात बड़ी ध्यान से देखनी है, जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, जब भी हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो हम साथ ही साथ किसका जिक्र करें भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना है। इसके साथ देखोगे तो कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया, अब बड़े एरिया के साथ देखा तो आपको क्या मिलेगा, ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करोगे तो आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, एक सरफेस एरिया जरूर कंसीडर करना पड़ेगा। इस सरफेस एरिया के बिना काम नहीं चलने वाला। जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात आएगी, कौन आएगा, सरफेस एरिया आएगा, ये मैंडेटरी है। इसके बिना आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन नहीं कर सकते। अब साथ ही साथ एक चीज देखिए, मैंने इसको चार्ज किया ऐसे बॉडी को, ठीक है, और हम यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 10 लाइंस आ गई, ठीक है, यानी कि इसका इस एरिया के साथ, इस एरिया के साथ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हो गया सर, 10। ठीक है भाई, अब मैं गया किसी रूम में बड़ा सा चार्ज रखा था, ठीक है, उसकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस होगी वो पास होगी। क्राउडनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस हमें क्या पता था कि उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़्यादा है। तो बड़े चार्ज के पास गए, अगर बड़ा चार्ज था तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होंगी, पास होंगी, उनकी वजह से हमें क्या मिलेगा, इसी एरिया में लेट्स से 50 लाइंस मिल गई। ठीक है, पहले इस एरिया में 10 लाइंस मिल रही थी, यानी कि पहले इसके साथ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक था सर, 10 था। अब आप दूसरे चार्ज के पास गए, अब इसके साथ इसी सेम एरिया के साथ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक है सर, अब हो गया 50। तो यहां से अगर आपके चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी तो आपके एरिया के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम लिंक होगा। अगर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो आपके सेम एरिया के साथ आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी, ज़्यादा लिंक होगी। तो किस के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करती है सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और साथ ही साथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी डिपेंड करती है सर। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा तो आपका फ्लक्स भी ज़्यादा। ठीक है, और फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से, ये साइन है इसका, फाई ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला देखना हो ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला वो किसके इक्वल होता है, ई डॉट ए। ई तो क्या है आपका, ई आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ए जो आपने लिखा है ना, ये एरिया नहीं है, ये क्या नहीं है, एरिया नहीं है, ये क्या है, एरिया वेक्टर है। ये क्या है, एरिया वेक्टर। ये बड़ा ध्यान से समझना है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ए क्या है, एरिया वेक्टर है, एरिया नहीं है, ये क्या है, एरिया वेक्टर। तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल है, ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डॉट प्रोडक्ट लेनी है किसके साथ, एरिया वेक्टर के साथ, और दो वेक्टर की आपने डॉट प्रोडक्ट ली है, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा ऑब्वियसली। तो फाई क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा आपका, स्केलर क्वांटिटी होगा। अब बात करते हैं कि सर एरिया वेक्टर क्या है। हमने आज तक एरिया तो सुना है, अब ये एरिया वेक्टर क्या है, देखिए आप ध्यान से, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के वेक्टर, ऐसा ही होता था। इसी तरह अगर एल क्रॉस बी कर दें तो क्या मिलेगा, ए वेक्टर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो आपने देखा जो ये एरिया वेक्टर ए है ना, ये आपके एरिया के बेसिकली अगर आप एरिया देखोगे तो ये बना है, बट एरिया वेक्टर क्या बना है, इसके परपेंडिकुलर बना है। तो जो आपका एरिया वेक्टर होगा ना बच्चा पार्टी, एरिया वेक्टर वो आपके सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि आपको इसको थोड़ा सा इमेजिन कैसे कर सकते हैं। देखिए लेट्स से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, ठीक है।
हमने एक एरिया ये ले लिया, ये एरिया ले लिया भाई, ये सरफेस एरिया इमेजिन करिए। अगर ये सरफेस एरिया ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा सर। ये एरिया ऐसे है तो इसका जो सर्फ एरिया वेक्टर होगा तो इसके परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो इस साइड होगा ए वेक्टर। समझ में आ गया? तो यहां से अगर हम फाई ई लिखें ना सर, यहां से फाई ई लिखें इस केस के लिए, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट क्या था सर, एरिया वेक्टर था, एरिया वेक्टर। अब इस केस में देखिए, अगर इसको खोल के लिखें, डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो E इंटू ए कोस ऑफ थीटा, और थीटा क्या है, यहां पे जो थीटा डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो कोस थीटा आता है, और ये थीटा क्या है, ये थीटा है एंगल बिटवीन E एंड A। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, तो यहां से फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया, ई ए कोस थीटा। अब इसमें देखिए E और A के बीच में कितना एंगल है सर, ये है 0 डिग्री का एंगल। कितना है, 0 डिग्री का एंगल। अगर 0 डिग्री का एंगल है तो क्या हो जाएगा, कोस जीरो कितना हो गया 1, तो यहां से फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया, E इंटू ए। अब क्या करते हैं, ये जो एरिया था, ये एरिया, इसको हम क्या करते हैं, टिल्ट कर देते हैं थोड़ा सा। क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया तो थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं इसको, ऐसा टिल्ट कर दिया। अगर ये पूरा एरिया ए था, ये वाला एरिया ए था, टिल्ट करने के बाद भी एरिया ए रहेगा। ठीक है, और ये क्या था, एरिया वेक्टर था। अगर इसको ऐसे टिल्ट किया, ये जो एरिया वेक्टर होगा वो भी क्या हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, तो वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब यहां पे क्या आ गया, ए वेक्टर। अब एक बात बताइए, जब हमने इस एरिया को टिल्ट किया, ठीक है, तो उस टिल्टिंग की वजह से क्या इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई फर्क आएगा, सोच के बताइए। सर बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा भाई, पहले तो इस एरिया के साथ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही थी, 1 2 3 4 5 लाइंस आ रही थी सर इस पोजीशन में। बट टिल्ट करने के बाद अब इसके पास इसके साथ कितनी लाइंस लिंक होगी, 1 2 3 4। अब पहले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो टिल्टिंग के बाद हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर टिल्टिंग हमने की बाय थीटा एंगल, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर अब हम क्या लिखें, फाई लिखें इस सेकंड केस के लिए, क्या लिखें, सेकंड केस के लिए अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या था, ई डॉट ए वेक्टर। ठीक है, और हम डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो सर क्या हो जाएगा, ई ए कोस ऑफ थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। ठीक है, अब बताइए, ये तो ई है और ये ए है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो इस केस के लिए जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई ए कोस ऑफ थीटा। ठीक है, अगर और कोई एंगल पे लेके जाओगे और फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, आपने एक चीज ऑब्जर्व कीजिए इन दोनों में कि जब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना था, 0 डिग्री था, तो आपको क्या मिल रहा था, मैक्सिमम फ्लक्स मिल रहा था। क्या मिल रहा था, मैक्सिमम फ्लक्स। भाई जब आपका थीटा की वैल्यू 0 डिग्री थी तो फाई इज इक्वल टू क्या था, ई इंटू ए, और ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। अब ये दो चीजें हैं, बड़े ध्यान से समझना आपको। आपके पास कोई एक एरिया है ए, ये एरिया ए था। फर्स्ट पॉइंट में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, कब, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अलोंग सरफेस है, सरफेस के अलोंग है। अगर ये एरिया ऐसे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके अलोंग होगा, तो वो भी इसी तरह होगा, इसकी डायरेक्शन में ऐसे होगा। अलोंग की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इस सिचुएशन में, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या है, ई डॉट ए, और इसको फर्दर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई ए कोस ऑफ थीटा। यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, एरिया भी इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू होगी 0। वो बड़ा ही गलत आपका आंसर है। क्यों,
वही हमें एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं देखना है, हमें देखना है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। अगर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो इसका इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा भाई, एरिया इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके परपेंडिकुलर, एरिया के परपेंडिकुलर होगा हमारे एरिया वेक्टर, ये आ गया ए वेक्टर। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है सर, ये तो 90 है, क्या है 90 है, 90 है तो यहां से क्या आ जाएगा ई ए, और कोस 90 कितना हो गया 0 हो गया सर, तो यहां से क्या आ गया 0। समझ में आ गई। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही थी, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही थी और ये भी ऐसे रख रखा था, इसके अलोंग ही तो आ रही थी, अब ये आ गई ऐसे, इसके साथ ना तो ऊपर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक हुई ना नीचे से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से लिंक हुई, तो इसके साथ कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस लिंक हुई 0 हुई। ये देख लीजिए इसके साथ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है नहीं है, ठीक है ना, तो ये वाली सिचुएशन ये आ गई, ठीक है। अब दूसरे में देखिए, दूसरे में क्या है, आपको एक एरिया दे दिया, ये एरिया है सर मेरे पास, ये एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसके नॉर्मल होगा, क्या होगा नॉर्मल, नॉर्मल होगा तो सर ऐसे होगा, ये लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा सर, ये होगा सर ऐसे, समझ आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेड पेन से जो मैंने दिखाया, ठीक है। अब बताइए फाई की वैल्यू क्या है, ई ए कोस थीटा, कोस थीटा क्या है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसका कुछ ना कुछ मोटिव है ताकि आपको याद रहे ये, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन आ गई, अब एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन चाहिए सर, एरिया तो इस साइड है तो एरिया वेक्टर क्या होगा इसके परपेंडिकुलर होगा सर, यहाँ पे एरिया वेक्टर बन जाएगा ये ए वेक्टर, ठीक है। अब बताइए ई के बीच का और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है सर, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल है, तो क्या होगा 0 एंगल होगा। अगर 0 एंगल होगा तो फाई ई की वैल्यू जो ई ए कोस थीटा होती है वो क्या होगी कोस 0 हो गया 1, तो यहां से ई इंटू ए, और ये क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू। या तो आपको कह दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किसके अलोंग है, एरिया के अलोंग है, या आपको कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा, तो आपको क्या मिलेगा 0 आंसर मिलेगा। ध्यान से समझिए, अलोंग एरिया बोलो या बोलो परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, या बोलो परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, अलोंग एरिया बोलो या परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, दोनों सेम बात है। यहां पे क्या है, या तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू सरफेस है, या बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू एरिया वेक्टर। ये दोनों चीजें आपको बड़ी ध्यान से समझनी है कि है क्या बेसिकली। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग सरफेस है बट परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू सरफेस है, या बोले कि पैरेलल टू एरिया वेक्टर है। ये दोनों चीजें आपको बड़ी ध्यान से समझनी है, ठीक है ना, तो ये आपके न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपसे किसी ने न्यूमेरिकल पूछ लिया कि आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, कोई एरिया ए है, क्या है एरिया ए, वो एरिया ए ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना है, लेट्स से 20 डिग्री है, क्या है 20 डिग्री है। अब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए इस केस में क्या होगा, सर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 20 डिग्री है बट हमें तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल चाहिए, तो आप क्या करेंगे इस एरिया के परपेंडिकुलर क्या बना देंगे, एरिया वेक्टर बना देंगे, तो एरिया वेक्टर तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का 20 डिग्री का एंगल है तो एरिया वेक्टर ए और ई के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 70 डिग्री का होगा, ठीक है। और अब अगर हमें फ्लक्स निकालना है, जो फ्लक्स निकालना है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा ई इंटू ए कोस ऑफ 20 डिग्री या 70 डिग्री। सर एरिया वेक्टर है ये है और ई ये है, तो इनके बीच का एंगल क्या है 70, हमें और तो देखना नहीं, तो क्या हो गया कोस 70। तो ये क्या आ जाएगा सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू ए
इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू ए। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात आएगी, किसकी बात आएगी? सरफेस एरिया आएगा ही आएगा। ठीक है, तो होप सो अभी तक यहाँ तक आपको ये सारा फंडा समझ में आएगा कि एंगल वगैरह किस किस के बीच का लेना है, ये दोनों चीज़ें। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए एरिया। ठीक है, कोई हमें एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, इसी तरह की होती है। कोई इरेगुलर शेप का कोई एरिया ले लिया हमने, ऐसे कुछ इरेगुलर शेप का, पता नहीं क्या शेप है, ठीक है, ऐसे ले लिया। अब इस एरिया के साथ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक है वो हम देखेंगे इससे। ठीक है भाई, इसके इस पॉइंट पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, यहाँ पे हम छोटा सा एक एरिया ले लेते हैं, छोटा सा एरिया ds, इसका जो ds वेक्टर होगा इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, लेट्स इसको ds1 बोल देते हैं। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ है और यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लिया, इसका जो एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू इट ds2 बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई छोटा सा एरिया लिया, यहाँ पे ऐसे, इसकी वजह से जो इसका एरिया वेक्टर होगा लेट्स से ds3, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था। समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, किसी एक छोटे से एरिया के लिए छोटा सा फ्लक्स निकाल लेते हैं और उसके बाद पूरे एरिया के लिए हम उसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, कैलकुलस का मेथड। ठीक है, ऐसा ही करते थे, चलो वैसा ही करके देखते हैं, पहले रिजल्ट क्या आएगा वो हम बाद में देख लेंगे। अगर इसकी वजह से देखें तो इस छोटे से ds3 एरिया की वजह से हमें छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक मिलेगा, तो उसको बोल लेते हैं d phi e। d phi e वो किसके इक्वल है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? डॉट एरिया वेक्टर कितना है? ds3 एरिया वेक्टर है। ठीक है, लेट्स इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा मान लिया, क्या मान लिया? थीटा एंगल मान लिया। ठीक है, तो e ds3 cos ऑफ थीटा, और ये क्या गया? d phi e। ठीक है, अगर हमें टोटल एरिया के लिए क्या निकालना था, अगर फ्लक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे? सारे d phi को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, यानी इंटीग्रेट कर देंगे। d phi इनको क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल करेंगे। ठीक है, ऐसा ही करते हैं ना, यानी कि e ds3 cos ऑफ थीटा। ठीक है, ऐसा करते हैं सर, ऐसा करके हमको पूरा एरिया का क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा ही करते हैं कैलकुलस में। बट एक बात देखिए, ये तभी एप्लीकेबल है जब हर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू भी सेम है। हर पॉइंट के लिए ये ds एरिया वेक्टर भी क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। और ये जो कोस थीटा है ना, ये भी आपका क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी तो हम सबको जोड़ सकते हैं। बट यहाँ देखिए, यहाँ पे एंगल और यहाँ पे एंगल और यहाँ पे एंगल आपको अलग अलग दिख रहे हैं। अगर एंगल अलग अलग हैं भाई, चलो हर एक के लिए E भी हम सेम ले आएंगे, ds भी हम सेम ले आएंगे, बट हर एक एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल तो क्या हो गया? अलग अलग हो गया, इरेगुलर शेप की वजह से। तो हम क्या कर देंगे भाई? हम ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक के लिए थीटा की वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, तो हम ये वाला जो फॉर्मूला है डायरेक्ट हम इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हम क्या करें? बात भी सोचने वाली है भाई। अब हम क्या करें? अब हमारे पास तो यही कैलकुलस का मेथड था, ये हमने आपने कह दिया कि ये तो एप्लीकेबल होगा नहीं। आपकी बात भी सही है सर, एंगल्स अलग अलग हैं, एंगल अलग हैं तो सीधा इंटीग्रेट हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे एरिया को अलग अलग पार्ट्स में बांट लेते हैं। सर ऐसे बांटोगे तो हजारों करोड़ हो जाएगी, किस किस को ऐड करते फिरोगे, ये भी बात सही है। बट हम इसमें क्राइटेरिया लेके आते हैं भाई, जिस ds और E के बीच का एंगल क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेट्स से आपके पास 50 ऐसे ds हैं जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड E के साथ 20 डिग्री का एंगल है, उन सबको अलग से जोड़ लेंगे। कोई और ds है जिसका E के साथ 50 डिग्री का एंगल है, उन सबको अलग से जोड़ लेंगे। ऐसा अलग अलग जोड़ के फिर उनको क्या कर देंगे? कंबाइन कर देंगे। इसी तरह से हमें हजारों लाखों करोड़ों अलग अलग नहीं करना पड़ेगा भाई, क्राइटेरिया बना दिया। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये कोई फेस था, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आया, ये एरिया है, इस एरिया का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये वाला सरफेस पे जितने भी पॉइंट होंगे, उनका एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, इन सारे के पॉइंट्स का क्या करेंगे? अलग से कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले फेस की।
इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में और इसका एरिया वेक्टर भी होगा, क्या होगा, इस डायरेक्शन में, इसके आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है ना। इस फेस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स के एरिया वेक्टर का एंगल ई के साथ कितना है, 0। तो इन सब की कैलकुलेशन अलग से कर लेंगे। इसी तरह जो ये फेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, आपकी तरफ, ये एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, आपकी तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर उस डायरेक्शन में, क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इस फेस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी एरियाज होंगे, ds स्मॉल स्मॉल, उन सब का एंगल आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना है, 90। तो इन सारे सरफेस के पॉइंट्स को अलग से जोड़ लेंगे। तो ये क्राइटेरिया हम यहाँ पे करेंगे। समझ में आ गया ना। अगर हम अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन करें, कैसे करेंगे भाई, टोटल एरिया की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर निकालें तो पहले क्या करेंगे, सरफेस एरिया 1, उन सारे पॉइंट्स का इंटीग्रेशन कर दिया भाई, सरफेस एरिया 1 S1, उनके सबका इलेक्ट्रिक फील्ड, सबका ds 1 मान लेते हैं, एंगल कितना है, cos थीटा 1। एक सरफेस के सारे खत्म हो गए, ठीक है। इसी तरह दूसरा सरफेस जिसके पॉइंट्स ने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सेम एंगल बना रखा है, उन सारे के पॉइंट्स है वो सरफेस 2 मान लेते हैं, S2, उन सबका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, उन सब का एरिया वेक्टर्स, ठीक है, और एंगल बिटवीन देम, लेट्स से उन्होंने थीटा 2 बना रखा, cos थीटा 2। इसी तरह अगर थर्ड सरफेस होगा तो S3, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड उन सब के ds और एंगल बिटवीन देम, एंगल कितना है, लेट्स से cos थीटा 3। इसी तरह जितने भी सरफेस होंगे सबको अलग अलग करके जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए हम यहीं हम इसको क्या करते हैं, ओवर करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इंट्रोडक्शन थी, कैसे कैसे आपको एंगल्स लेने हैं, कैसे कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, वो सब, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम हम 12th के लिए डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम का, ठीक है। ये बेसिक पार्ट था, एक बार आपको ये समझ में आ गया, फिर हम गॉस थ्योरम को आसानी से अब समझ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा गॉस थ्योरम का, ठीक है। तब तक आपका ध्यान रखिए, गर्मी से बचे रहिए, ठीक है ना, और खुश रहिए।